सभापति महोदया, अगर आधुनिक भारत के इतिहास की हम लोग बात करें तो सबसे पहले जलवायु के बारे में अगर किसी ने चिंता किया था तो वह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। उन्होंने आज से 80 साल पहले कहा था कि दिस वर्ल्ड हैज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट इट डजंट हैव एनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। अर्थात धरती इंसानों की जरूरत की भरपाई करने के लिए तो आसानी से कर सकती है भरपाई, पर हम इंसानों के लालच का वो भरपाई नहीं कर सकती है। और महात्मा गांधी की इस आदर्श सूत्र को ध्यान में रखते हुए अगर इस भारत में किसी सरकार ने पहली बार जलवायु परिवर्तन पर सीरियसली काम किया था तो वह है गुजरात की सरकार, जो 2002 से 2010 के बीच में तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो प्रदेश में कार्य किया था, अगर वह भी उन लोगों ने देख लिया होता तो उन्हें समझ में आता कि प्रदेश क्या क्या कर सकते हैं। सभापति महोदया, 2002 से 10 के बीच में भारत सरकार की अपनी कोई निश्चित नीति नहीं थी कि हम जलवायु परिवर्तन पर कैसे काम करेंगे, तो भी गुजरात के मुख्यमंत्री ने उस समय माननीय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वाटर ग्रिड बना के जहां कम पानी के क्षेत्र थे वहां पर ज्यादा पानी के क्षेत्रों से पानी पहुंचाने का काम किया। और इतना ही नहीं, उसके अलावा उन्होंने अर्बन वार्मिंग घटाने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए मेगा ट्रांजिट सिस्टम का काम भी गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने किया था। इसके अलावा 2002 में सोलर और विंड में गुजरात की क्षमता केवल 11.95 मेगावाट थी। 2010 में यह क्षमता गुजरात की बढ़कर 1865 मेगावाट की हो गई और इसमें केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं था, जो बार बार इस बात को कहा जा रहा है। उनके यही सब जलवायु के लिए किए गए कामों को उन्होंने किताब के रूप में रखा था जिसका नाम कन्वीनियंट एक्शन था। और इस किताब में उन्होंने तब लिखा था कि क्लाइमेट चेंज कोई पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मिस्टर स्टीव हावर्ड, जो लंदन के क्लाइमेट ग्रुप के सीईओ और बहुत प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, उन्होंने इस पुस्तक को फॉरवर्ड करते हुए उस समय के मुख्यमंत्री मोदी जी की तारीफ की थी। धन्यवाद। और उन्होंने लिखा था कि इट इज रिमार्केबल टू नो दैट एज अर्ली एज 2010 when climate change didn't even dominate the national debate, somebody was thinking of it. तो यह प्रदेश कर सकते हैं, केवल बात रखने से काम नहीं होता। उसी समय हम लोग भी यहाँ पर लोकसभा में मौजूद थे और आज जो केंद्र सरकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैं एस्टिमेट्स कमेटी का मेंबर था, हमारे कांग्रेस के भी बहुत सारे मित्र थे और हम सबों ने मिलकर के एस्टिमेट कमेटी में एक पास किया था कि 1% ऑफ प्लांट बजट को हम सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए देना चाहिए। लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री जी से भी ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत हम लोग क्लाइमेट पार्लियामेंट का एक हमारा ग्रुप है, हम लोग उस समय के भी प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी से मिले थे। उन्होंने हम लोग कहा भी कि नहीं, ये मुद्दा हमारे हृदय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन भारत के प्लांट बजट का 1% रिन्यूएबल को तभी मिल सका जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। इतना ही नहीं, इससे भी आश्चर्यजनक बात है कि बहुत सारे मिशन यूपीए गवर्नमेंट में भी आए थे, अभी बहुत तारीफ अपना करेंगे लोग, लेकिन मैं इसी लोकसभा में प्रश्न पूछा कि आपने जो सब्सिडी दी है उसको गुजरात को क्यों नहीं दी है, स्टेट गवर्नमेंट को। आज गवर्नमेंट की बात हो रही है, स्टेट की नहीं सुनी जाती है। और इसी लोकसभा में, मैं नाम चूंकि नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि अब वो अभी भी वो सदस्य हैं, यहां मौजूद नहीं है, उन्होंने जवाब दिया कि गुजरात ने हमसे पहले योजना शुरू कर दी इसलिए हम उसको सब्सिडी नहीं देंगे। और इस तरह की बात आज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, जब वो लोग उधर हैं तो बात करती हैं कि इस तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम हर कार्य को पूरा करने के लिए तैयार हैं। यह देश डिटरमाइंड है कि हम पर्यावरण के लिए बहुत ही चिंतित हैं और उसके लिए हम कह रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट को अगर किसी ने लेटर एंड स्पिरिट में लागू किया है तो वह केवल और केवल भारत है। हमने जो अपने एनडीसीज दिए थे उसको हम लगातार पूरा कर रहे हैं और कोई दूसरा देश इस कार्य को नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, जर्मन वॉच एक के वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है, सीसीपीआई,
इसमें टॉप 10 में लगातार पिछले 3 सालों से भारत है। इसके 1, 2, 3 में कोई नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं करता है जो इतना अच्छा कर सके। और जो बाकी 6 देश हैं उसमें भारत की, मेरे बिहार के आबादी के बराबर बाकी 6 देश की आबादी मिलाकर के नहीं है, फिर भी हम उसमें हमेशा शामिल रहते हैं। सभापति महोदया, स्वस्थ शरीर के लिए जिस प्रकार माननीय मोदी जी ने योग का मंत्र पूरी दुनिया को दिया, हम 21 जून को आज पूरी दुनिया योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाती है, वैसे ही COP26 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाइफ का मंत्र दिया है, अर्थात लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। और इसका ध्यान जब तक प्रत्येक नागरिक नहीं रखेगा, प्रत्येक व्यक्ति नहीं रखेगा, तब तक हम पर्यावरण में वह सब कुछ कर नहीं पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। कभी हम लोगों की हिंदू संस्कृति को बहुत अजीब ढंग से देखा जाता था कि भारत जाइए तो ये लोग पेड़ की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। पूरे दुनिया के लिए यह कौतूहल का विषय था, लेकिन आज पूरी दुनिया समझ चुकी है कि अगर हम इन सब चीजों को पूजनीय नहीं बनाएंगे तो यह पृथ्वी बचने नहीं जा रही है। और यह आज हर व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार बैठा हुआ। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, अर्थात माँ पृथ्वी हमारी माता और मैं उसका पुत्र हूं। और यही प्रधानमंत्री जी की सोच है, और इसी के तहत हम लोगों ने मनरेगा से पौधारोपण, तालाबों का निर्माण, जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट एवं जैविक कूड़े से कंपोस्ट खाद बनाने से लेकर के नमामि गंगे परियोजना में हम हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं इसी पर्यावरण को बचाने के लिए। आज भारत सरकार की नीतियों में इलेक्ट्रिक वाहन की सब्सिडी, एथेनॉल मिश्रण, सोलर पीवी और बैटरी निर्माण के लिए PLI, पेट्रोलियम में भारत का स्टेज 4 से सीधे स्टेज 6 पर जाना, 2030 तक भारतीय रेल को नेट जीरो का लक्ष्य रखना जैसी योजनाओं में हम हजारों करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं। और इससे केवल न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि यह हमारे लिए विकास का रास्ता भी खोलेगा, रोजगार का रास्ता भी खोलेगा। COP26 में भारत और ब्रिटेन ने ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की घोषणा पूरे दुनिया के पर्यावरण को जो बचाने के लिए की है, वह न केवल दुनिया के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि हमारे लिए रोजगार के अवसर देगा। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, दुनिया में एकमात्र है, हिंदुस्तान ही है जिस पूरा देश एक ग्रिड की कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। हम सीधे स्विच ओवर कहीं से कहीं कर सकते हैं, दुनिया में यह किसी दूसरे देश के पास नहीं है। और जब हम ओसो वॉक की बात कर रहे हैं तो यह जो DC ग्रिड बनेगा, यह बहुतों को रोजगार देने के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को आगे बढ़ा के पूरे विश्व में एक हस्ती बनाने का काम करेगा। वैसे जो इंग्लैंड ने भी अपने तरफ से GGI शब्द जोड़ा है, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वो अभी उनका शब्द नहीं है। 2015 में क्लाइमेट पार्लियामेंट की शंघाई की मीटिंग में यह हम लोगों ने ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव को पूरे विश्व के सामने ट्रैक्टिव डिप्लोमेसी में क्लाइमेट पार्लियामेंट के सामने हम लोगों ने रखा था। और COP26 में भी क्लाइमेट पार्लियामेंट को लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हम लोगों से हेल्प भी लिया था और हम लोगों ने इस पर लगातार काम किया था। यह सिंपल सा योजना है कि अगर हम चाइना के शेकियांग डेजर्ट से थार होते हुए मोरक्को के डेजर्ट तक एक DC ग्रिड बना दे तो ये तीनों महाद्वीप को सोलर से ही हम दिन भर हमेशा के लिए विद्युतीकरण कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इलाके में 24 घंटे सूरज जरूर मौजूद रहेगा और हम तीनों महाद्वीपों को भी हम बिजली दे सकते हैं। इसीलिए ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव भी हमारा ही कहीं ना कहीं है। पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान को कि वह COP26 को भारत की तरफ से चेयर भी कर रहे थे, एक चीज पर जरूर दिलाना चाहूंगा कि हम लोगों ने अप्रैल में इस बात की घोषणा कर दी थी कि दोनों देशों के एनर्जी मिनिस्टर मिलकर के एक संयुक्त डिक्लेरेशन देंगे और हम दुनिया के सभी एनर्जी मिनिस्टर्स को बुलाएंगे उस मीटिंग में, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस GGI ओसो वॉक की घोषणा करेंगे। क्यों 15 सितंबर तक जाके ये लेटर जा सका, 5-6 महीने इसमें देरी क्यों हो सकी? क्योंकि उसके कारण बहुत सारे एनर्जी मिनिस्टर चाहते हुए भी नहीं पहुंच सके। इसकी जरूर चिंता करेंगे।
मैं माननीय भूपेंद्र जी भाई साहब का ये बहुत बहुत आभारी हूँ, चूंकि लगातार 5 दिनों बाद तो मैं आ गया था, पर पूरे कॉप को मैं फॉलो कर रहा था। जिस तरह से विकसित देश अड़े हुए थे कि हम फेज आउट करेंगे फॉसिल फ्यूल को, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जिस तरह से साथ दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, यह फेज आउट नहीं बल्कि फेज डाउन शब्द का प्रयोग होगा, यह बताने के लिए सफिशिएंट है कि भारत अपने विकास के साथ किसी से भी समझौता नहीं कर सकता है। हम 3 बहुत बड़े काम करने में सफल हो पाए हैं। पहला तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत की घोषणा की है वह अपने आप में ऐतिहासिक है। भारत ने जो लक्ष्य रखा है और उन्होंने कहा था कि मैं भारत की ओर से इस चुनौती को निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपने जीवाश्म रहित ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपने 50% ऊर्जा जरूरतों को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 अरब टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपने अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो लक्ष्य हासिल करेगा। यह पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम भारत का था। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कदम था वह माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना, यह दुनिया को बताना कि आपने 2009 में $100 बिलियन का वादा किया था और आज भी आप 2025 की बात कर रहे हैं। यह विकासशील देशों के प्रति अन्याय है और आपको हर हालत में यह तो करना ही चाहिए, बल्कि उन्होंने $1 ट्रिलियन की बात की थी। हम आज भी 5% ही हिस्सा हमारा कार्बन उत्सर्जन में है, जिन्होंने 60% खर्च किया यूरोप, अमेरिका, जापान, रूस के देशों ने। इनको इसके लिए आज जो विकासशील देश हैं उनको हर हालत में मदद करनी ही चाहिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा COP26 का जो निर्णय हुआ वह आखिरी दिन जो फॉसिल फ्यूल को फेज आउट करने की एक साजिश थी। वो लोग तो अपनी पूरी एनर्जी बना चुके हैं, आज उनको एक्स्ट्रा की जरूरत ही नहीं है। जितनी बिजली आज अमेरिका में है, जितने बल्ब जलते हैं उससे, जितने फैक्ट्रियां, उससे ज्यादा वो क्या बना पाएंगे। लेकिन हम विकासशील देश हैं, हम आज गति शक्ति के माध्यम से 2 लाख किलोमीटर सड़कें बनाने की बात कर रहे हैं, 1 लाख से हम अपने विभिन्न योजनाओं में विकास की बात कर रहे हैं। हमें अपनी जरूरत है और मैं माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी को धन्यवाद दूंगा कि विकसित देशों के प्रेशर के आगे नहीं झुकते हुए उन्होंने जो फेज डाउन की बात की वह पूरे के पूरे विकासशील देशों के ब्लॉक में भारत का, पूरे दुनिया को भारत का मुरीद बना दिया। हमने साफ वैश्विक पटल पर यह संदेश दिया कि हम एक तरफ तो जहां जो हमारे एनडीसीज हैं वह पेरिस एग्रीमेंट के हम एक एक को पूरे करने के लिए तत्पर हैं, हम पर्यावरण के लिए सबसे ईमानदार देश हैं, पर हम अपने देश के विकास के लिए किसी भी दबाव में नहीं झुकेंगे। इसके लिए मैं माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज दुनिया के सारे विकासशील देश ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की ही बात दोहरा रहे हैं कि 1 सन, 1 वर्ल्ड, 1 ग्रिड एंड ओनली 1 मोदी। क्योंकि अध्यक्ष सभापति महोदया, हम जितने संवेदनशील हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस से कम ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर है, यह दुनिया में भारत के ही नेतृत्व में सक्षम हो सकते हैं और सफल हो सकते हैं। क्योंकि मुझको पूरा विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है। और इसलिए हम सभी अपने विकास को करते हुए पृथ्वी को, पर्यावरण को बचाने में जरूर सफल होंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 बाबा पठान खान बंगाली 10 घंटे में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, इनके किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मुठकरनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट
बाबा पठान खान बंगाली। बाबा पठान खान बंगाली घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं। बाबा पठान खान बंगाली।